हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरएम स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 ज्योग्राफी का यह छठा अध्याय है, पृथ्वी और ग्लोब। इसमें हम जानेंगे ग्लोब के बारे में, पृथ्वी के बारे में, अक्षांश देशांतर के बारे में। आज हम जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट यह जो है आपका अध्याय हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्लास 6 का, और यहाँ से बहुत सारे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बीपीएससी के द्वारा जो टीचर का एग्ज़ाम लिया जाना है, उसमें आपको हर सब्जेक्ट के लिए जो है आपका जो है एग्ज़ाम होगा, और उस एग्ज़ाम में आपको जो भी सब्जेक्ट के आप टीचर बनने वाले हैं उसमें आपको ज़्यादा नंबर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर ज्योग्राफी के आप टीचर बनने वाले हैं तो ज्योग्राफी का आपका 20 और जो भी ज्ञान है वो बहुत ही कारगर और बहुत ही आपको जो है सही होना चाहिए, ताकि आप क्वेश्चन का आंसर अच्छे तरह से कर सके। तो चलिए हम देखते हैं, हम जो है कोशिश करेंगे कि समझ कर पढ़ें और आपको कोई दिक्कत ना हो। हर जो है चैप्टर का हम एनालिसिस करते हुए चलते हैं और क्वेश्चन भी हम आपको बताते हैं। चलिए देखते हैं। लिखा गया है कि महेश अपने दादाजी के साथ घूमते हुए पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा। उसने दूर तक निगाह दौड़ाई। उसे लगा बहुत दूर धरती और आकाश आपस में मिल रहे हैं। उसने दादाजी से पूछा, दादाजी वह देखिए, दूर जाकर धरती और आकाश आपस में मिल रहे हैं। दादाजी को कहता है। दादाजी ने कहा, बेटे वास्तव में वे वहाँ मिल नहीं रहे, बल्कि हमें ऐसा नजर आता है। आप भी जब देखते होंगे कि जब आप खड़े हैं दूसरी जगह में देख रहे हैं तो आकाश ज़मीन आपको लगता है कि दोनों जो है मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखिए, किसी भी स्थान पर खड़े होकर अगर दूर तक निगाह डाली जाए तो ऐसा लगेगा कि कुछ दूरी पर ज़मीन और आसमान आपस में मिल रहे हैं। आपको लगता होगा कि आपस में ज़मीन और आसमान एक दूसरे पर जो है, थोड़ा दूर जाइए उसके बाद लगेगा कि जो थोड़ा दूरी में जो है आसमान और आकाश जो है, आकाश या ज़मीन जो है उन दोनों क्या होता है, लग रहा है आपको मिल रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन जब आपको ऐसा लगे, मतलब अगर आपको ऐसा लगे तो इसे क्या कहेंगे, इसे क्षितिज कहेंगे। इसे क्षितिज कहा जाता है, और ऐसा इसलिए नज़र आता है क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल है। देखिए, लेकिन हमें आसपास देखने पर पृथ्वी जो है गोल नज़र ना आकर जो है चपटी दिखती है। कैसी? तो आपको चपटी पृथ्वी दिखती है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण जो है, हम एक जगह खड़े होकर पूरी पृथ्वी को एक साथ नहीं देख सकते। क्या है? अगर हम एक साथ पूरी पृथ्वी को नहीं देख रहे हैं तो आपको जो आसपास में देखने को मिलता है कि पृथ्वी क्या ऊबड़ खाबड़ है, क्या है, ऊपर नीचे है, चपटी हुई है। क्या है? चपटी हुई है। इसको कहते हैं चपटा। जैसे ये गोल बना लिए, देखिए ये गोल बना लिए, अब थोड़ा ऐसे करके ऐसे चलिए, मतलब ये चपटा हुआ आपको जो दिख रहा है चपटी है। इसका कारण यह है कि जो हम एक जगह खड़े होकर पूरी पृथ्वी को नहीं देख सकते। अगर हम चांद या उपग्रह पर जाकर पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी भी चांद जैसे दिखाई देती है। पृथ्वी कैसे? चांद जैसी दिखाई देती है, क्योंकि पृथ्वी भी चंद्रमा की तरह गोल है, परंतु आकार में चंद्रमा से बड़ी है। चंद्रमा से आप जानते हैं कि पृथ्वी क्या होता है, बड़ा होता है। और सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, ये आप जानते हैं। देखिए, चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति अमेरिका के नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। आपको डेट हम बता देते हैं कब। 19 जुलाई 1969 को अपोलो मिशन गया था चांद पे। उसमें जो है 3 व्यक्ति थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है पहले उतरे थे, ये अमेरिका के थे। चांद पर पहले पहुंचने वाले ये व्यक्ति हैं 19 जुलाई 1969 को। और इनका नाम जो है आप याद रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन्हें चांद से पृथ्वी ठीक वैसे ही दिखाई दे रही थी जैसे पृथ्वी से चांद। जैसे अभी आप चांद को देख रहे हैं, उसी प्रकार जो है जब चांद पर गए तो पृथ्वी जो है उसी प्रकार दिखता है जैसे चांद आपको यहाँ से दिखते हैं। आगे हम पढ़ेंगे। देखिए, लिखा गया है कि पृथ्वी भी वहाँ से चांद की तरह आकाश में टंगी गोल की तरह जो है, गोल गेंद की तरह दिखाई देती है। फर्क सिर्फ इतना है कि पृथ्वी वहाँ से नीला दिखाई देता है। आपको याद रखना है कि पृथ्वी जो है वहाँ से नीला दिखाई देता है। आपको हमने पहले भी कई बार इस बारे में बताया है कि पृथ्वी जो है क्यों नीला दिखाई देता है। क्योंकि पृथ्वी में सबसे ज़्यादा क्या है, पानी है।
पानी होने के कारण जो है पृथ्वी आपको नीला दिखाई देता है। अब हम पढ़ेंगे पृथ्वी का मॉडल, जो ग्लोब के नाम से आप जानते हैं, वो पृथ्वी का मॉडल है। मतलब पृथ्वी के मॉडल को आप ग्लोब के रूप से देखते हैं कि ऐसा ही हमारा पृथ्वी है। देखिए, महेश ने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी अगर पृथ्वी गोल है तो हम इसे पूरा पूरा देख सकते हैं कि नहीं? दादाजी ने कहा, गोलाकार होने के कारण हम इसके छोटे से पृष्ठ को ही मतलब एक बार में देख सकते हैं। मतलब छोटे से ही पृष्ठ को हम एक बार में पृथ्वी को देख सकते हैं। और यह कहते हुए उन्होंने अलमारी से ग्लोब निकाल कर दिखाते हुए समझाया। देखेंगे क्या क्या, जिस प्रकार जो है विशाल हाथी को छोटे खिलौने के रूप में बनाकर दिखा देते हैं, ठीक उसी प्रकार जो है अपनी विशाल पृथ्वी को ग्लोब के रूप में दिखाया गया। ये देख सकते हैं, पूरी पृथ्वी को ग्लोब के रूप में दिखाया गया है। देखो, दुनिया के सभी देश ग्लोब पर अलग अलग रंगों में दिखाए गए हैं। ये देख सकते हैं अफ्रीका जो है, ये देख सकते हैं भारत का है, और यहाँ पर आपको एशिया दिख रहा है। ये सारे जो हैं सभी रंग रंग में आपको दिखाई देते हैं, अलग अलग आपको दिखता है। अब हम देखेंगे कि उन्होंने महेश को ग्लोब पर भारत देश खोजकर उस पर उंगली रखने के लिए कहा तथा किसी भी दिशा में उंगली बढ़ाते हुए जो है वापस भारत पर आने को कहा। आप अगर यहाँ पर हैं तो यहाँ पर से यहाँ जाइए, ये भारत है। जैसे अफ्रीका से हम कहाँ गए? भारत में गए। एशिया से हम कहाँ गए? भारत में गए। यूरोप से हम कहाँ जाएंगे? यूरोप से इधर आएंगे तो भारत में आएंगे। ये देख सकते हैं हिंद महासागर, अटलांटिक में, ये देखें ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से गए तो भारत में गए। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि भारत जाने के इतने से रास्ते भी हैं। उन्होंने बताया कि जहाँ नीला रंग दिखाई पड़ रहा है वह क्या है? सागर और महासागर है। ये आपको क्या दिख रहा है? ये सारे जो हैं सागर और महासागर हैं। उन्होंने यह पता करने को कहा कि ग्लोब से अधिक हिस्से में जो है ग्लोब के अधिक हिस्से में क्या है? महासागर या ज़मीन के भाग। तो आपको ग्लोब में क्या दिखता है? ग्लोब में आपको अधिक हिस्से में महासागर के भाग दिख रहे हैं और ज़मीन के भाग आपको इतना दिख रहा है। तो ये जो है हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ग्लोब में दिखाया गया जो है कौन सा रंग जो है ग्लोब पर दिखाया गया कौन सा रंग क्या बतलाता है। तो यहाँ पर आप जो दिख रहा है हरे रंग, ये क्या बतला रहे हैं? तो ये बतला रहे हैं कि जो नीला जो रंग है ये क्या बतला रहा है? ये आपको पानी बतला रहा है। और यह जो आपको थोड़ा जो है येलो कलर का दिख रहा है, ये क्या दिखा रहा है? ये आपको वहाँ पर जो है स्थल है वो दिखा रहे हैं। अगर वही जो है थोड़ा सा डार्क येलो हो जाएगा तो वो पहाड़ पठार को दिखाता है, और ग्रीन पूरा हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? आपको हरा हरा दिखेगा, तो वहाँ पर जो है पेड़ पौधे वन के निशान आपको दिखते हैं। देखिए, अपने ग्लोब पर अपने देश को खोजिए और किसी भी दिशा में उंगली बढ़ाते हुए वापस भारत तक पहुंचिए, और बीच में आने वाले कुछ देशों के नाम लिखने के लिए कहता है, और ग्लोब पर देखकर पता कीजिए स्थल तथा महासागर में कौन कौन सा भाग अधिक है। इसके बारे में हम जो है आपको पहले भी बता चुके हैं कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। दूसरा आपको ये भी हम बता चुके हैं कि एशिया जो है सबसे बड़ा है, एशिया, उसके बाद यूरोप, उसके बाद है उत्तरी दक्षिणी अफ्रीका जो है, उसके बाद अमेरिका है, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका हो गया, और अटलांटिक महासागर ऑस्ट्रेलिया हो गया। ये सारे महादेश हैं। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ आपको जानकारी दी जाएगी। देखिए, मानचित्र एवं ग्लोब। दादाजी ने कहा ग्लोब गोल है जो मानव द्वारा बनाया गया पृथ्वी का छोटा मॉडल है, जबकि मानचित्र क्या है? चौरस चपटे सतह का बना होता है। परंतु दोनों में जल एवं थल, जो जल और थल के भाग हैं, भाग के हिस्से में विशेष रंगों से दिखाया जाता है। अब उन्होंने संसार का मानचित्र दिखाकर बताया कि जमीन के बड़े बड़े हिस्से जो महासागरों से घिरे हुए हैं वे महादेश क्या है? जो जमीन के बड़े बड़े हिस्से हैं और महासागर से घिरा हुआ है, देख सकते हैं महासागर से घिरा हुआ, ये क्या है? महादेश है।
और इन्हें स्थल भाग कहा जाता है। और इन्हीं को क्या कहा जाता है? स्थल भाग कहा जाता है। स्थल पर ही जो है लोग रहता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसी पर गांव, शहर, नदी, नाले इत्यादि हैं। और महादेशों की कुल संख्या आपको पता है कि 7 है। कितने हैं? 7 हैं। आपसे पूछा भी जाता है कि महासागर की कुल संख्या कितने हैं, तो आपको याद होगा कि टोटल 7 हैं। यहाँ पर देखेंगे कौन कौन से महादेश हैं। जैसे देखिए, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है? ये सारे के सारे आपका महादेश है। ये सारे के सारे क्या हैं? महादेश हैं। एक नीचे है अंटार्कटिका महादेश, जो कि आपको नीचे में 7वां है। तो टोटल 6 हैं। यहाँ पर जीवन नहीं है, लेकिन यहाँ पर 6 आपको जो दिख रहा है महादेश, यहाँ पर जीवन है। यहाँ पर जो है लोग निवास करते हैं। जबकि अंटार्कटिक जो है ये क्या है? बर्फ से ढका हुआ है। यहाँ पर रिसर्च होता है। आपको पता है कि गंगोत्री नामक रिसर्च जो है सेंटर वहाँ पर खोले गए हैं, भारत का है। और इसके बारे में हम जानकारी आगे भी लेंगे। लेकिन आपको ये याद रखना है कि टोटल 7 महादेश हैं। 7 महादेश के नाम आपको याद रखने हैं। कौन कौन से हैं? जैसे कि एशिया, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिणी उत्तरी अमेरिका 2 हो गया ये, और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो कि 7 टोटल महादेश हैं। इसी में आपको गांव, शहर, नाले सारे के सारे मिलते हैं। देखिए, महादेश और महासागर में आपको अंतर रखना है कि जो नदी से, जो समुद्रों से घिरा हुआ है, जो समुद्रों से घिरा हुआ है, ये जो स्थल है, इसको महादेश कहा गया। टोटल 7 हैं। दूसरा, महासागर एक है, जो कि हमने पहले ही अध्याय में पढ़ा है कि महासागर टोटल कितने हैं। यहाँ पर आपको 4 महासागर हैं, दिखाए गए हैं। यहाँ पर देखेंगे तो देखिए, यहाँ पर है एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी जो अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका जो है यहाँ पर है। और महासागर में हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर, ये सारे जो हैं महासागर हैं। टोटल आपको याद रखना है 4 है। और जो अपने देश के नाम से, एक कोई देश के नाम से पड़ा जो महासागर है वो हिंद महासागर है। जो भारत के नाम से, जो हिंदुस्तान के नाम से पड़ा है, क्या नाम है? हिंद महासागर। सबसे बड़ा जो है गर्त वो प्रशांत महासागर में मिलता है। और सबसे बड़ा महासागर आपका प्रशांत महासागर है। आपसे ये भी पूछता है कि आप बताइए कि कौन से महासागर में एस आकार बनता है। तो इसके जो है यहाँ पर जो दिख रहा है अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में अटलांटिक महासागर, ये जो है एस आकार की आकृति यहाँ पर बनती है। और आपसे ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछे गए हैं, कौन सा जो महासागर है जो एस आकार की आकृति बनाती है, वो महासागर आप बताएंगे तो अटलांटिक महासागर। आगे हम चलेंगे। आगे है कि महासागरों की संख्या कुल 4 है। हमने अभी जो है बहुत ही डिटेल से पढ़ा। ये बहुत गहरे होते हैं। इसकी जो है गहराई जो है लगभग 4 किलोमीटर तक होती है। और यदि हमें एक महादेश से दूसरे महादेश तक पानी के जहाज़ से महासागर पार करके जाना हो तो कई सप्ताह लग जाते हैं। सफ़र के दौरान कई दिनों तक चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी दिखाई पड़ता है। सभी महासागर आपस में जुड़े हुए हैं। आर्कटिक महासागर और को उत्तरी एवं दक्षिणी हिम महासागर कहा जाता है। आपसे पूछा भी जाता है कि आप बताइए किसे दक्षिणी हिम महासागर कहा जाता है, तो आर्कटिक महासागर जो है उसे उत्तरी और दक्षिणी हिम महासागर कहा जाता है, जो कि आपको रूस में मिलता है। ये जो दिख रहा है आर्कटिक महासागर, ये जो भाग दिख रहा है आपको, इसको उत्तरी और दक्षिणी क्या कहते हैं? दक्षिणी हिम महासागर के नाम से जाना जाता है। क्योंकि अत्यधिक ठंड होने के कारण जो यहाँ पर बर्फ़ जमा रहता है, जो कि साइबेरिया के क्षेत्र में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर आपको आर्कटिक जो महासागर है वो मिलता है। देखिए, यहाँ पर आपको कहना है कि संसार के नक्शे में महादेश एवं महासागरों के नाम सही जगह पर लिखिए। आपको हमने ऊपर बता दिया और यहाँ पर रंग भी भरने के लिए कहता है। अब हम पढ़ेंगे जो अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में क्या है। देखिए, अगले दिन जब महेश विद्यालय पहुंचा तो कक्षा में गुरुजी भी ग्लोब का अध्ययन करना ही बता रहे थे। उन्होंने बच्चों से प्रश्न किया,
50 ओवर यहाँ पर है कि 50 ओवर का क्रिकेट मैच गुवाहाटी में 8 बजे AM जो है शुरू होता है, जबकि मुंबई में वही मैच 9:30 बजे जो है पूर्वाह्न में शुरू होता है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में सुबह 5 बजे हॉकी मैच शुरू होता है। उस समय पटना में 5 बजे थे और लोग सोकर उठ रहे थे। ये समय जो टाइम टेबल है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। इसके बारे में हम जो है इसमें पूरा अध्ययन करेंगे, देखेंगे कैसे जो है टाइम जो है आगे पीछे होता है। 5.5 पैसा गिनी जो है 5.5 घंटा जो है आगे पीछे जो ये गिरवीच रेखा है उससे पूर्व उससे पश्चिम की जो दूरी है वो 5.5 घंटे की है। हम उसके बारे में अध्ययन अब करने वाले हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि ईटानगर में जब सुबह की धूप खिल जाती है उस समय गुजरात के भुंज में भोर होने वाली होती है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, देखिए जरा सोचो, यहाँ पर कुछ बातें बताई गई और उसके बाद आपसे कहता है कि सोचिए कि कैसे ये होता है और जरा सोचो ऐसा क्यों होता है, गुरुजी ने पूछा। और उसके बाद देखिए महेश बोला, एक जो है ऐसा स्थानीय समय में होने वाले अंतर के कारण होता है। क्या होता है? ऐसा स्थानीय समय में होने वाले अंतर के कारण आपको समय में जो है डिफरेंस दिखता है। गुरुजी बोले, वाह, तुमने कैसे जाना? महेश बोला, हाँ, पिछले दिनों मैं छुट्टियां में बोध गया घूमने गया था। रात्रि में एक होटल में हम लोग ठहरने गए थे। वहाँ दीवार पर 5 घड़ियाँ एक साथ लगी थी और वे अलग अलग समय बता रही थी। जिन उनके समय जो है विभिन्न देशों के नाम लिखे हुए थे। 5 घड़ी था और पांचों घड़ी में जो है विभिन्न समय दिखा रहा था और सब घड़ी के जो है देश में किस देश में क्या बज रहे हैं वो दिखाए गए थे। तभी ये बात मैंने पिताजी से पूछी, उन्होंने ही मुझे यह बात बताई। गुरुजी बोले, ये तो ठीक है, लेकिन स्थानीय मान में यह अंतर कैसे होता है? इस सवाल पर सभी चुप्पी लगा गए। गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, आज मैं तुम्हें जो है तुम लोगों को इसके बारे में बतलाता हूँ। मतलब स्थानीय मान में अंतर होने के कारण समय का डिफरेंस होता है, ये कैसे होता है देखिए। अब कैसे होता है देखिए, यहाँ पर लिखा गया लगभग 700-800 पहले समुद्री यात्राओं के दौरान लोग भटक जाते थे और किसी स्थान को खोजने में परेशानी होती थी। आसमान में सूरज की स्थिति या रात में ध्रुव तारे को देखकर किसी स्थान की स्थिति का अनुमान लगाया जाता था। इसमें बहुत परेशानी होती थी। बाद में कंपास, जिसको दिक् सूचक के नाम से जानते हैं, और नक्शे से ठिकाना खोजना आसान हो गया, लेकिन समय का अंतर पता करना अभी भी मुश्किल था। क्या आप जानते हैं कि यह कैसे मुश्किल जो है कैसे दूर हुई? तो देखिए, बच्चे बोलते हैं, बच्चों, देशांतर रेखाओं की पहचान से इस मुश्किल का समाधान हुआ। देशांतर रेखा, अब हम देशांतर और अक्षांश को पढ़ेंगे। इसको जो है देशांतर बोलते हैं। ये जो भाग है, ये लाइन जो दिख रहा है देशांतर है, और ये जो भाग आपको दिख रहा है ये अक्षांश है। ये भाग अक्षांश है। हम इसके बारे में देखेंगे। राजू ने तुरंत पूछा, ये रेखाएं क्या होती हैं? देखिए, अक्षांश रेखाएं। गुरुजी ने कहना शुरू किया, आप जानते हैं पृथ्वी गोल है। किसी भी गोल को यदि 2 भागों में बांटा जाए तो गोले का भाग जो होता है, आधा भाग गोलार्ध कहलाता है। ये जो तारबूज आप खाते हैं उसको काट दीजिए, जब ये आधा भाग बचेगा उसको क्या बोलिएगा आप? ये भाग जो है इसको गोलार्ध कहा जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर तरबूज का जो है 2 भाग में हिस्सा काटने पर जो भाग बचा है उसके हिस्से को क्या बोलते हैं? गोलार्ध कहते हैं। उसी प्रकार पृथ्वी का अगर 2 भागों में बांटते हैं तो वो एक भाग क्या होता है? वही गोलार्ध होता है। गोलार्ध का मॉडल यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए, इस प्रकार पृथ्वी को उत्तरी एवं दक्षिणी 2 भागों में बांटने वाली रेखा या वृत्त भूमध्य रेखीय वृत्त होती है। क्या होती है? एक रेखा को यहाँ पर याद रखना है, उत्तर और दक्षिण जो बांटने वाली रेखा होती है यहाँ पर भूमध्य रेखीय वृत्त होती है। ये क्या होती है? भूमध्य रेखीय वृत्त होती है, जो एक भाग को दूसरे भाग से बांटती है। अब है आगे,
कि भूमध्य रेखीय वृत्त को ही भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहा जाता है। जब आप ग्लोब को देखते हैं, जब आप पृथ्वी को देखते हैं, तो ये भाग जो है ये भूमध्य रेखा कहलाता है, क्योंकि ये दो भाग में जो है पृथ्वी को बांट रही है। इसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है। और यह जो होते हैं भूमध्य रेखीय वृत्त होते हैं, और इनको जो है अनेक नामों से भी जाना जाता है। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से भी आप जो है भूमध्य रेखीय वृत्त को जानते हैं। देखिए यह सबसे बड़ा जो है यह सबसे बड़ा वृत्त है, और विषुवत वृत्त जो है सबसे बड़ा वृत्त है, क्योंकि ये बीचों बीच जाता है। क्यों? ये बीचों बीच। उसके बाद जो है देखते हैं तो इसकी जो है डिस्टेंस थोड़ा कम होते हुए जाता है। तो ये आपको पता लग गया कि सबसे बड़ी रेखा कौन है, तो भूमध्य रेखा है या जो है विषुवत रेखा है। आगे चलेंगे हम। इस रेखा से उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण का भाग दक्षिण गोलार्ध कहलाता है। और इस रेखा का जो यहाँ पर हम देखेंगे, एक बार पुनः बनाएंगे। ये भाग देख रहे हैं, ये भूमध्य रेखा है। ऊपर का भाग उत्तरी और नीचे का भाग दक्षिणी। नीचे का भाग दक्षिण गोलार्ध कहलाएगा, ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा। आगे चलेंगे हम। देखिए भूमध्य रेखीय वृत्त एवं किसी स्थान के बीच जो कोण बनता है उसे उस स्थान का अक्षांश कहलाता है। ये जो भूमध्य वृत्त एवं किसी जो है स्थान के बीच जो कोण बनता है, ये जो आप जब देखेंगे ये भाग, तो ये भाग जब हम आप देख रहे हैं और यहाँ से अगर आपको कोण बनता हुआ दिखाई देगा, वो भाग क्या कहलाएगा? ये भाग जो है अक्षांश कहलाएगा। ये भाग अक्षांश, ये भाग अक्षांश, ये भाग अक्षांश कहलाएंगे। नीचे के भाग भी अक्षांश कहलाएंगे। तो वहाँ जो है तथा वहाँ से पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती है। और जहाँ से पूरब से और पश्चिम की ओर जो रेखाएं खींची जाती है, जैसे आपको हमने बताया कि यहाँ से आप यहाँ खींच रहे हैं, यहाँ से आप यहाँ खींच रहे हैं, ये जो आप खींच रहे हैं ये क्या कहलाएगा? ये अक्षांश रेखाएं कहलाएंगे, ये अक्षांश रेखाएं कहलाएंगे। ये आपका कोण हो गया, तो ये आपका अक्षांश रेखा हो गया। अब हम आगे देखेंगे, आपको चित्र के माध्यम से हम समझाते हुए जा रहे हैं। अब लिखा गया कि भूमध्य रेखीय वृत्त पर या भूमध्य रेखा जो है पृथ्वी पर 0 डिग्री अक्षांश है। यहाँ पर आप जब फिर से हम चित्र बनाते हैं और ये देखिए, ये जो है 0 डिग्री, कितना है? 0 डिग्री। 0 डिग्री आपको अक्षांश कहाँ मिलता है? भूमध्य रेखा या जो है यहाँ पर आपको भूमध्य रेखा इसको कहिए, या आप इसको जो क्या बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा की जो अक्षांश डिग्री आपसे पूछे तो कितना है? तो 0 डिग्री अक्षांश। ठीक, 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा पर आपको मिलती है, क्योंकि यह पृथ्वी के मध्य में है। आपको दिख रहा है ये पृथ्वी के मध्य में है, इसलिए 0 डिग्री। इसी 0 डिग्री से ही अन्य अक्षांशों की गणना की जाती है, और यहीं से हम जो है अन्य अक्षांश की गणना करेंगे, ऊपर और नीचे कितना है। देखिए विषुवत जो रेखा है, रेखा से उत्तर 90 और दक्षिण जो है 90 अक्षांश हैं। यहाँ पर 90, यहाँ पर 90। उत्तर आपका 90 हो गया, दक्षिण आपका 90 हो गया। ये 90 टोटल अक्षांश होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे अब, जो कि यहाँ पर 23.5 डिग्री जो है उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। यहाँ पर अब आपको चित्र आ गया है, तो हम यहीं से अब हम समझेंगे। देखिए आपका ये कर्क रेखा जब 0 डिग्री से 23.5 डिग्री जाएंगे ऊपर तो कर्क रेखा, 0 डिग्री से 23.5 डिग्री जब नीचे आएंगे तो मकर रेखा। ये आप समझ गए, ये उत्तर का हो गया और ये दक्षिण का हो गया। एक दक्षिणी अक्षांश जो कि मकर रेखा है, वहीं पर उत्तरी अक्षांश जो कि कर्क रेखा है। इतना जो है आप समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछे जाते हैं। आप जो है यहाँ पर ये आपका उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, बीच से भाग जो निकलती है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया विषुवत रेखा में, क्यों? क्योंकि बीच से जाता है और इसीलिए इसका 0 डिग्री टोटल अक्षांश होता है। यहाँ पर याद रखना है आपको। आगे चलेंगे हम। आगे लिखा गया है कि भूमध्य रेखीय वृत्त के उत्तर की ओर तथा दक्षिण की ओर आने
जाने पर यह वृत्त क्रमशः छोटा होता जाता है। ये जो भाग दिख रहा है आपको, देखिए भाग कितना है, छोटा हो रहा है, भाग दिख रहा है छोटा हो रहा है, आपको छोटा हुआ दिखता है। 90 डिग्री जो है उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण को क्रमशः उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ये जो भाग यहाँ पर हम 90 पहुँच गए और ये भाग यहाँ पर 90 पहुँच गया, ये भाग जो है दक्षिण ध्रुव कहलाएगा और ये भाग आपको उत्तरी ध्रुव कहलाएगा। यह अक्षांश वृत्त ना होकर मात्र एक बिंदु होता है। ये अक्षांश वृत्त नहीं है बल्कि एक बिंदु है। क्या, एक बिंदु है। यहाँ से आप जो है देशांतर और यहाँ से आप देशांतर और यहाँ से आप अक्षांश का भाग देखते हैं। इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। देखिए क्या है, ये बिंदु है ऊपर का भाग और नीचे के भाग को हम अब आगे है। ये गुरुजी ने बच्चों को अक्षांश रेखाओं की कई विशेषताएं भी बताई, जैसे ये रेखाएं जो होती हैं पूर्व से पश्चिम की दिशा में विषुवत रेखा के समांतर खींची जाती है। देखिए ये जो विषुवत वृत्त है, आपको ये विषुवत वृत्त है, इसके समांतर अब रेखा आप खींचते हुए चले जाइए। ये जब आप जा रहे हैं तो ये आप 90 डिग्री तक पहुँचेंगे। यहाँ पर भी आपको जाएंगे तो ये आप 90 डिग्री तक पहुँचेंगे। ऐसे भाग जो हैं जो दिख रहा है आपको, यह अक्षांश है। क्या है, ये अक्षांश है जो कि आपको पूरब से, ये आपका पूरब है और पश्चिम है, पूरब पश्चिम होते हुए ऊपर की ओर आप जाते हैं, खींची जाती है जो कि समांतर होती है। दो अक्षांशों की बीच की दूरी जो होती है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी समान होती है और दो अक्षांश ये समान होना चाहिए, ये समान होनी चाहिए, ये समान होना चाहिए। तो दोनों अक्षांश की दूरी कितना होना चाहिए, तो समान होनी चाहिए। 20 के बाद 40 हो रहा है, 40 के बाद 60, 60 के बाद 80, ऐसे करके यहाँ पर 20, 40, 60 और 80 नीचे चला जाएगा। ये आपने देखा कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी क्या होती है, समान होती है। और जो है ये रेखाएं पूर्व से पश्चिम की विषुवत से जो है समांतर रेखा पर खींची जाती है। आपने अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ा। अब हम देखेंगे आगे। जो विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाती है, जाने वाले वृत्त छोटे होते हैं। जो विषुवत वृत्त से ध्रुव की ओर जाती है, ये देखिए, ये है। अब हम ध्रुव की ओर जा रहे हैं, ध्रुव की ओर विषुवत वृत्त से अब हम ध्रुव की ओर जा रहे हैं। अंततः जो है ध्रुव एक बिंदु के रूप में रह जाता है। और ध्रुव क्या है, एक बिंदु की ओर के रूप में। इसके बारे में हम चित्र जो है दिया गया है तो उसको हम देखेंगे, नहीं दिया गया है तो यहाँ पर हम देखेंगे। अगर है तो आप नीचे देखिएगा, ये जो भाग है एक बिंदु पर ही टिक गया। एक बिंदु आपको नीचे और ऊपर आपको दिख रहा है, मतलब विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर विषुवत वृत्त आपको जो दिख रहा है, ऊपर नीचे दक्षिणी जाइए या ऊपर जाइए, तो यहाँ पर आपको जाने पर ध्रुवों की ओर जाने पर वृत्त क्या होते हैं, छोटे होते जाते हैं। आपको दिख रहा है वृत्त छोटा होता हुआ जाता है। अंततः ध्रुव एक बिंदु के रूप में रह जाता है। मात्र जो है एक बिंदु की और जो दिख रहा है आपको, यहाँ पर हम जो है एक गोला बनाते हैं। एक गोला से आपको पुनः हम समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे ये विषुवत वृत्त है तो यहाँ पर आप जाते जाइए, यहाँ वहाँ जाते जाइए, यहाँ पर आप सिर्फ एक बिंदु आपको मिलेगा। तो आपने ये समझा। अब आगे हम देखेंगे। सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई समान नहीं होती है और ये भी आपको याद रखना है कि सभी अक्षांश रेखा, ये जो अक्षांश रेखाएं हैं, इसकी लंबाई आपको समान नहीं होंगी, क्योंकि विषुवत वृत्त पर आपको सीधा 0 डिग्री है। जब यहाँ आए तो 23.5 हुआ, नीचे ऊपर जाइएगा 66, 66.5 होगा, फिर 90 होगा। इसकी जो है दूरी आपको क्या होगी, ये रेखाएं जो हैं इसकी दूरी आपको कम होते हुए जाएंगे, समान नहीं होंगे, एक समान नहीं होंगे। लेकिन एक समान जो है खींची जाती है किस में, तो ये रेखाएं जो है पूर्व से पश्चिम जो है एक समान आप टेढ़ा मेढ़ा नहीं खींचेंगे। इसकी जो है पूर्व से पश्चिम की दिशाओं में विषुवत रेखा के समांतर खींची जाती है। विषुवत रेखा है तो इसके ही समांतर आप खींचते हुए आगे जाएंगे और इसकी रेखाएं जो होती है वो समान अक्षांश की, और जो लंबाई सभी अक्षांश की रेखाएं की जो लंबाई होती है वो समान नहीं होती हैं। गोलार्ध किसे कहते हैं तो आपने पढ़ा। किसी देश में अक्षांश या विस्तार कैसे पता लगता है, ये हमने पढ़ा। जो कि आप बता सकते हैं कि किसी देश की अक्षांशीय रेखाएं को हम कैसे पता लगते हैं, तो उसके जो है यहाँ पर पहले आप गोलार्ध को देखिए। ये क्या है, गोलार्ध है, मतलब दो बीच की जो दूरी है ये क्या है, दो बीच में भाग दिए तो ये गोलार्ध हो गया। और जब हम इसको
बाँटते हैं, जब हम एक दूसरे से जब हम विषुवत रेखा से बाँटते हैं तो आपको जो है अक्षांश की ज्ञान होते हैं, आप अक्षांश के बारे में जानते हैं, अक्षांश या विस्तार के बारे में आप जानते हैं। अब कैसे पता करेंगे इसके बारे में हमने ऊपर बता दिया, जो 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री 90 डिग्री ऐसे करके होता है। यहाँ पर देखिए कुछ नमूने आप मिट्टी का बनाइए और जो है ग्लोब बनाकर कर्क मकर रेखा को आप दिखाइए। यहाँ पर आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि कर्क रेखा कितना डिग्री है, मध्यशांतर कितना होता है, अक्षांश जो है, और जो आपसे विषुवत पूछ देता है उसकी डिग्री कितने है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही जो है बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए यहाँ पर हम जो है अगले जो है टॉपिक पर देखते हैं क्या है। तो अब गुरुजी ग्लोब लेकर आए और कहा बारी बारी से ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं पर उंगली रखकर ग्लोब को घुमाइए। ऐसा कहते ही बच्चे जो हैं होड़ में लग गए। उंगली रखकर एक ही दिशा में घुमाने पर सभी बच्चे वहीं पहुंच जाते थे जहां उंगली रखी थी। गुरुजी ने बच्चों को बताया, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सभी रेखाएं वृत्ताकार क्या गोल है। सभी रेखाएं गोल हैं, एक स्थान पर रखे, फिर घुमाए तो फिर यहाँ गए, फिर घुमाए तो फिर यहाँ गए, फिर घुमाए तो फिर यहाँ गए। ये क्योंकि ये वृत्ताकार है। इसे बच्चे बार बार ऐसा करने लगे। गुरुजी ने कहा, अब बस करो, सिर्फ इतना ही नहीं, आओ मैं तुम्हें नई रेखा के बारे में बताता हूँ। सभी बच्चे उत्सुकता से गुरु जी की बात जो है सुनने लगे। अब हम देशांतर रेखा के बारे में पढ़ेंगे। हमने अभी अक्षांश के बारे में पढ़ा, जो कि एक समांतर जो है भूमध्य का समांतर होता है और उसकी रेखाएं समान नहीं होती है। रेखा जो भूमध्य रेखीय होता है वो समान नहीं होता, लेकिन समांतर काटा जाता है। और यह जो है बीच का भाग जो होता है वो विषुवत वृत्त होता है। विषुवत रेखाएं होती हैं जो 0 डिग्री होती है, उसके ऊपर कर्क होता है 23.5, उसके नीचे मकर होता है 23.5। ये सारे बातें हमने ऊपर पढ़ी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अब हम देशांतर रेखाएं के बारे में पढ़ेंगे। देखिए लिखा गया है कि गुरुजी ने ग्लोब हाथ में लिया और कहा, ग्लोब पर उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों को जोड़ती हुई रेखाएं अक्षांश जो है रेखाएं खींची गई हैं। जो ये उत्तर है और ये दक्षिण है, ये आपको जो है प्रमुख माध्यम रेखाएं हैं। जो उत्तर से दक्षिण की ओर जोड़ते हुए आपको रेखाएं दिखाई गई हैं। ये रेखाएं जो हैं आपको जो उत्तर से दक्षिण की ओर जोड़ती हुई रेखाएं खींची गई हैं। ये सभी जो हैं क्या है, लंबवत रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाते हैं। ये लंबवत रेखाएं जो हैं देशांतर और समांतर रेखाएं जो हैं वो अक्षांश। ये ऊपर आपको बताए गए हैं। आपको लंबवत है जो यहाँ पर ग्लोब में मुख्य माध्यम रेखाएं हैं, और ये मुख्य माध्यम रेखाएं जो कि ऊपर से नीचे उत्तर से दक्षिण की ओर हैं। और वहीं पर आपको जो है यहाँ पर रेखाएं हैं वो लंबवत हैं। ये लंबवत है, देशांतर में लंबवत होता है और अक्षांश में समानांतर होता है भूमध्य का, और आपको ऊपर बताया गया है। और यहाँ पर हम और आगे देखेंगे तो किसी भी स्थान की सही स्थिति और समय का पता लगाने के लिए इन रेखाओं का सहारा लेना पड़ता है। आप कहीं भी हैं तो उस स्थान से कैसा आपको जो है मौसम वहाँ पर है, कैसा वहाँ पर जो है समय है, कहाँ उसकी स्थिति क्या है, ये सारे जो हैं इसी देशांतर रेखाओं से आपको पता लगता है। इसी जो है रेखाओं का सहारा आप लेते हैं उसकी स्थिति और समय का पता लगाने के लिए। गुरुजी ने खरबूजा, संतरा और जो घाघरा नींबू को बारी बारी से बच्चों को दिखाया और कहा, खरबूजा, यह एक छिला हुआ पूरा संतरा या घाघरा नींबू को गौर से देखिए। आपको कोई लंबवत रेखाएं नजर आती हैं। जब आप जो है ठीक जो है इसी तरह पृथ्वी पर देशांतर रेखाएं की कल्पना कीजिए। जब आप जो है नींबू को छीलते हैं संतरा को, तो आपको एक एक तह से आप उसको हटाकर थोड़ा थोड़ा करके बांटकर एक एक 2 पीस देकर खा सकते हैं। तो उसी प्रकार जो है यहाँ पर देशांतर में भी आपको दिख रहा है। जो एक प्रकार आपको यहाँ से छीलते हैं तो पूरा आपको जो है ये लाइनिंग दिख जाता है, और बीच से इसको हटा देते हैं और बीच से हटाकर बांटकर खा लेते हैं संतरा को। तो उसी प्रकार की जो है क्या है, ये आपके ग्लोब में देशांतर हैं। आप देशांतर को समझ सकते हैं। आप संतरा से
तुलना करके आपको कोई लंबवत रेखाएं नजर आती हैं, ठीक जो है इसी तरह पृथ्वी पर देशांतर रेखाएं की कल्पना कीजिए। अब क्या है, तो पृथ्वी का आकार गोल है जो एक वृत्त के समान है। एक वृत्त में 360 डिग्री होते हैं। आप जानते हैं कि एक वृत्त में टोटल कितने 360 डिग्री होते हैं। इसी आधार पर पृथ्वी पर जो है 360 देशांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक जो है गोल में कितने रेखाएं, कितने डिग्री 360, और इसी प्रकार जो है एक गोल पृथ्वी है तो यहाँ पर 360 जो है देशांतर रेखाएं आप खींची जा सकती है। इसमें जो है दो देशांतर रेखाएं महत्वपूर्ण मानी गई। ये हैं 0 डिग्री तथा 180 डिग्री जो देशांतर रेखाएं। 0 डिग्री देशांतर जो होते हैं वो प्रधान देशांतर रेखा होते हैं या जो है प्रधान माध्यम रेखाएं, तथा 180 डिग्री जो होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होते हैं। आपको एक बात यहाँ पर ये समझनी है, क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, आपको क्वेश्चन हम नहीं छूटने देंगे। देखिए ये यहाँ चलते हैं, ये जो भाग है, ये जो उत्तरी और दक्षिणी और उत्तरी आपको जो भी दिख रहा है ऊपर नीचे, ये जो है देशांतर का भाग आपको दिख रहा है। ये जो भाग है ये दो भाग में बांटा है। कौन बांटा है, तो यहाँ पर बांटा है आपका मुख्य प्रधान जो होता है प्रधान माध्यम रेखा, इसको दो भाग में बांटता है। पहला हो गया जो 180 इधर गया, 180 इधर गया, ये हो गया। दूसरा ये जो जहाँ से वो कटा 0 हुआ, वो 0 जो होता है वो क्या होता है, ये जो 0 होता है, 0 से 0 या उसको 180 डिग्री बोलते हैं। 0 क्या होता है, 0 होता है प्रधान देशांतर रेखा या इसको प्रधान माध्यम रेखा भी कहते हैं, और 180 जो होता है वो होता है देशांतर रेखा का अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ये आप समझ गए होंगे। 0 डिग्री देशांतर का प्रधान देशांतर रेखा या माध्यम प्रधानतर, ये जो दिख रहा है आपको हरा सा जी बीच में, वो आपका होता है माध्यम पर जो प्रधान माध्यम रेखा होता है। और जो 180 होता है, यहाँ पर आपको 90 दिखेगा। 180 जो होता है वो 100 ये दो भाग ही दिखाया गया, दो भाग उधर है तो 80 90 90 9 360, तो यहाँ पर 9 36 मतलब 360 जो है 90 90 यहाँ पर दिखाया गया, दो भाग उधर है। तो ये जो भाग होते हैं 180 के जो भाग होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होते हैं, उनको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे गए हैं कि प्रधान देशांतर कितने डिग्री के होते हैं, तो 0 डिग्री। और जो है आपसे ये भी पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है कितना डिग्री देशांतर होता है, तो 180 डिग्री। 180 डिग्री आप समझ गए होंगे। अगर 360 डिग्री पृथ्वी का गोल है तो 180 डिग्री जो है ये भाग जो है ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होगा, और बीच का जो भाग होगा वो बीच का भाग प्रधान होगा, बीच का प्रधान माध्यम रेखा होगा। आपको यहाँ से क्वेश्चन 1-2 आता है, हमने बहुत ही अच्छे से आपको बताने की कोशिश की। आगे देखेंगे, गुरुजी ने बच्चों को देशांतर रेखाओं की कुछ कई विशेषताएं बताई। जैसे ये रेखाएं जो होती हैं देशांतर रेखाएं, ये अर्धवृत्ताकार होती हैं। क्या होती हैं, अर्धवृत्ताकार होती हैं। विपरीत भाग के अर्धवृत्त जो है मिलकर पूर्ण वृत्त बनाते हैं। ये जो देखिए अर्धवृत्ताकार है, यहाँ से एक गया, यहाँ से एक आया, यहाँ से एक गया, एक यहाँ से आया, तो ये पूरा भाग जो है एक दूसरे से अर्धवृत्त मिलकर बनते हैं। जैसे 0 डिग्री से 180 डिग्री मिलकर एक पूर्ण वृत्त बनता है। जब 0 डिग्री यहाँ पर तो हाफ है, लेकिन जब 0 डिग्री से यहाँ पर 0 डिग्री से चला और 180 डिग्री पर गया तो ये पूर्ण बन गया। जब 0 से चला 180 गया तो ये पूर्ण बन गया। यही भाग जो है अर्धवृत्त होते हैं जो कि पूर्ण भाग बनाते हैं। 0 से 180 डिग्री तक जो एक भाग होता है मिलकर एक पूर्ण वृत्त बनाता है। इनकी लंबाई क्या होती है, समान होती है। जैसे वहाँ पर आपको रेखाकार दिखाया गया था, समान नहीं होता है, लेकिन इसकी लंबाई समान होती है। और इनकी संख्या 360 है। पृथ्वी की संख्या को 360 भागों में जो है बांटा गया है, और देशांतर को जो है 360 भागों में, जैसे आप एक वृत्त में 360 डिग्री होते हैं टोटल, तो उसी प्रकार पृथ्वी को माना गया 360, और इसको जो है इसकी लंबाई होती है समान, और दो भागों में जब बांटा तो ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि की जो है बात आती है। और जब 0 डिग्री बांटता है तो प्रधान की बात आती है, प्रधान माध्यम जो भाग होता है। और जब 180 डिग्री से होता है तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि को कहते हैं उस भाग को। चलिए आगे हम देखते हैं।
लिखा गया है कि एक विषुवत वृत्त पर इनके बीच की दूरी सबसे अधिक होती है। विषुवत वृत्त पर जो है ये जो दिख रहा है भाग, सबसे दूरी इसकी अधिक होती है। विषुवत वृत्त पर क्या होगा, सबसे दूरी अधिक होगा। और लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं इनके बीच की दूरी कम होती जाती है। जब हम ध्रुव की ओर जाएंगे, देखिए यहाँ से चले जी 20 हो गया, यहाँ पर देखिए 0 था जो कि कम होते हुए चला जाता है 80, 90 और 180 तक जाएगा। यहाँ पर भी जो है 180 तक जाएगा। इसकी दूरी जो है कम होती हुई चली जाती है। वृत्त पर जो है आपको विषुवत वृत्त पर इसकी दूरी सबसे, ये जो दिख रहा है विषुवत वृत्त, आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा दूरी दिखता है। जबकि जैसे जैसे हम जो है इससे ध्रुवों की ओर जाते हैं तो दूरी क्या कम होती चली जाती है। ध्रुवों पर जो है सभी रेखाएं मिल जाती है। ये देख सकते हैं कि ध्रुवों पर सभी रेखाएं मिल गई, दक्षिणी हो या उत्तरी हो आपको मिलती हुई दिखाई देती है तथा एक बिंदु के समान हो जाती है। ऊपर में भी अक्षांश में भी देखे थे जो कि एक बिंदु के समान हो जाती है, वहाँ भी दूरी घटता है, यहाँ भी दूरी घटता है, ये भी समान होते हैं। अब आगे चलेंगे। पृथ्वी पर किसी स्थान की स्थिति दर्शाने तथा समय निश्चित करने के लिए देशांतर रेखाएं का ज्ञान आवश्यक है। आपको हमने पहले ही बताया कि पृथ्वी पर अगर जो है आपको स्थान और उसका जो है दूरी और उसका जो है समय आपको ज्ञात करना है तो देशांतर का ज्ञान आपको होना जरूरी है। देखिए 180 देशांतर रेखा एक ही रेखा होती है, इसीलिए यह पूर्व या पश्चिम नहीं होता। क्या है, 180 देशांतर रेखा मात्र एक ही है, इसको यह पूर्व या पश्चिम आप नहीं करेंगे। देखिए गुरुजी ने बच्चों की उत्सुकता को बढ़ाने के लिए कहा, क्या आप जानते हैं कि सूर्य के सामने घूमती हुई पृथ्वी को एक देशांतर और दूसरे देशांतर तक पहुंचने में 4 मिनट का समय लगता है। यहाँ पर याद रखिएगा, सूर्य को पहुंचने में यहाँ पर कहा गया कि एक देशांतर यहाँ पर से यहाँ पर इसको पहुँचने में मात्र जो है 4 मिनट लगता है। कितना, तो 4 मिनट। मतलब सूर्य के सामने पृथ्वी घूम रही है, अब पृथ्वी को एक देशांतर से दूसरे देशांतर जाने में कितने मिनट, तो 4 मिनट। कैसे, आप जानते हैं कि 360 देशांतर, कितने, 360 देशांतर हैं। एक मिनट में जो है, एक बार में जो है 4 मिनट में वो कवर कर लेता है। एक देशांतर को कितने मिनट में कवर किया, तो 4 मिनट में। को टोटल कितने हैं, 360 देशांतर हैं। टोटल कितने, 360। एक देशांतर को मात्र जो है ये 4 मिनट में कवर कर लेता है, समय लगता है। अतएव विभिन्न देशांतर पर जो है स्थित स्थानों पर समय भी अलग अलग होता है। और जब देखते हैं तो विभिन्न देशांतर पर स्थित स्थानों का समय भी आपको अलग अलग होता है। आगे है, देशांतर रेखाएं तिथि निर्धारण में भी सहयोग करता है। इसमें तिथि का निर्धारण में भी आपको देशांतर रेखाएं सहयोग करते हैं। 180 देशांतर रेखाएं को सामान्यतः अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है, और इसको जो है अंतर्राष्ट्रीय, ये जो भाग है इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी 180 है, तो एक भाग को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है। इसे रेखा से जो है पश्चिम जाने पर एक तिथि बढ़ा दी जाती है, जबकि पूर्व जो है आने पर एक तिथि घटा दी जाती है। आप इसको ऐसे समझेंगे, जब ये भाग जो है ये गोल पृथ्वी हो गया, ये आपका जो है 180 हो गया, और यहाँ पर आपका पूर्व हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया। जब आप पश्चिम की तरफ जाएंगे तो आप इसको बढ़ा दीजिए, +1 कर दीजिए। जब आप पूर्व की ओर आएंगे तो -1 कर दीजिए। ये समझ गए आप। तो ऐसा जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। जब आप पूर्व जाएंगे तो 1 घटा देंगे तिथि, जब पश्चिम जाएंगे तो 1 बढ़ा देंगे तिथि। ये आपका हो गया। अब हम आगे चलेंगे। पश्चिम में 1 बढ़ाना है, जबकि पूर्व में आपको 1 तिथि घटाना है, 1 दिन मतलब घटाना है। यहाँ पर हमने देखा कि पूरी जो है बात हमने समझी। आगे है, गुरुजी ने कहा, महेश के पिताजी अमृतसर से लाहौर के लिए जिस समय उड़ान भरे थी उस समय उनकी घड़ी में 12 बज रहे थे। आपको पता है ये जो समय, ये देखिए कहाँ से चले, तो लाहौर से, अमृतसर से लाहौर की ओर। अमृतसर पंजाब में, लाहौर जो है पाकिस्तान में, लाहौर पाकिस्तान में जो है, यहाँ पर आपको याद पर रखना है। और जो है भारत में भी है, यहाँ पर चलता है। उस समय वहाँ का जो है 12 बज रहा था। आधे घंटे की उड़ान के बाद वह लाहौर पहुँचे तो वहाँ एयरपोर्ट की घड़ी में 12 बजे
वहाँ पर जो है एयरपोर्ट की घड़ी में भी 12 ही बज रहे थे। उन्होंने अपनी घड़ी में भी 12 बजाया और काम पर चल दिए। यहाँ पर जब गए तो वहाँ पर क्या हो रहा था, जब हम देखें कि जब हम कहाँ पर थे, जब हम यहाँ पर अमृतसर में थे, जब हम लाहौर गए, जब हम पश्चिम की ओर गए तो यहाँ पर बढ़ रहे थे समय। तो यहाँ पर कितने बजे, यहाँ पर जो है यहाँ पर कितना बज रहा था, 12:30। जब यहाँ पर गए तो घट गया समय, तो यहाँ पर क्या किए तो घटा समय, तो वहाँ पर भी 12 बजे, जबकि कितना बजना चाहिए, जब आधे घंटा में चला उड़ा तो यहाँ पर आधे घंटे में जब वो पहुँचा तो 12:30 बजना चाहिए, लेकिन वहाँ बज क्या रहा था, तो सिर्फ बज रहे थे 12। तो मतलब वहाँ पर समय जो है घट गया और उन्होंने अपनी घड़ी में जो है 12 बजाया और चल दिए। तो महेश बोला, मुझे समय का रहस्य समझ में आ गया। तभी तो एक होटल में कई घड़ियां एक साथ लगी थी, जिसमें अलग अलग समय हो रहा था। रेहाना बोली, गुरुजी, पृथ्वी पर बनी ये रेखाएं क्या लोगों के जाने आने से मिट नहीं जाती है? गुरुजी ने स्नेहपूर्ण भाव से रेहाना को देखा और बोला, ये सभी रेखाएं काल्पनिक हैं। मतलब आप सोच के रखे हैं, जिस प्रकार आप अपने मस्तिष्क में किसी भी वस्तु का चित्र बना ले सकते हैं, उसी प्रकार यह भी कल्पना की है। वास्तव में ये रेखाएं पृथ्वी पर नहीं हैं। अक्षांश रेखाएं से हम किसी स्थान के तापमान, देशांतर रेखाओं से हम जो है समय का, जहां अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं मिलती हों उससे जो है उस स्थान की स्थिति का पता करते हैं। जहां अक्षांश और देशांतर मिल जाता है वहां उस स्थिति की जो है स्थिति का पता लगा लेते हैं, और जहां पर जो है अक्षांश से हम अपनी जो है तापमान की स्थिति को पता लगा लेते हैं, जहां पर आप हैं उस स्थान के तापमान को। यहाँ पर कुछ बातें और हैं। पृथ्वी के कटिबंध, आपको एक बात याद हमको करा दें कि जो ये भाग है, ये भाग पूरब का, ये भाग पश्चिम का। भारत में जो गुजरात है और अरुणाचल प्रदेश है, इसकी जो है दूरी जो है 2 घंटे का जो है इसका समय अंतराल है। यहाँ पर अगर सुबह 3 बजे हो रहा है तो वहाँ पर जो है शाम आपको सवेरे 3 बजे, मतलब 3 बजे नहीं, यहाँ पर 2 घंटा पहले होगा। यहाँ पर 2 घंटा पहले होगा तो यहाँ पर 2 घंटा बाद होगा। सबसे सूर्य उदय जो है अरुणाचल प्रदेश में होता है, तो वहीं पर सबसे अंत में सूर्य अस्त आपको गुजरात में होता है। ये 2 घंटे का फर्क आपको दिखता है। यहाँ पर सूर्य अस्त जो है जल्दी हो जाएगा और गुजरात में सूर्य अस्त जो है बाद में होगा। सूर्य जो है उदय जो है यहाँ पर जो है बाद में होगा, सूर्य उदय जो है यहाँ पर पहले हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। ये आप जानते हैं 2 घंटे का अंतराल है, 5.5 घंटे का ग्रीनविच से आपका समय का अंतराल है, जो कि अगर ऑस्ट्रेलिया में 5 बज रहे हैं, अगर जो है इंग्लैंड में 5 बज रहे हैं तो यहाँ पर कितने बजेंगे, तो यहाँ पर 10:30 बजेंगे। ये आप याद रखेंगे, यहाँ पर 10:30 बजेंगे। इसलिए जो है दिन जो है रात में आपको फर्क में समय में जो है सुबह के 5 बजे क्रिकेट खेले जा रहे हैं तो आपको 10:30 बजे देखने को मिलते हैं। ये ज़्यादा प्लस है, क्या है, ये प्लस होते हैं। आगे देखेंगे, समय जो है प्लस होता है। लिखा गया है कि कर्क, यहाँ पर पृथ्वी के कटिबंध को देखेंगे। गुरु जी ने यह भी बताया कि पृथ्वी को इन्हीं अक्षांश रेखाओं के आधार पर 3 कटिबंधों में बांटते हैं। एक है कर्क, दूसरा है मकर के बीच अन्य जो है अक्षांशों की तुलना में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। कर्क और मकर के बीच के जो अक्षांश हैं वहाँ पर अधिक गर्मी पड़ता है, जिसके कारण इसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। ये जो कर्क मकर है और बीच में जो है अधिक गर्मी पड़ती है, क्यों? क्योंकि ये जो है मध्य में है और इसे उष्णकटिबंध भी कहते हैं। यहाँ जो है दिन और रात की स्थितियाँ सालों भर होती है। यहाँ पर जो है दिन और रात की स्थितियाँ सालों भर होती हैं तथा सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, और मध्य में जो है क्या है, जो उष्णकटिबंध है, यहाँ पर सूर्य की किरणें आपको हमने पहले भी बताया कि जो है सीधा पड़ता है और यहाँ पर दिन और रात जो है लगभग बराबर होते हैं और यहाँ पर काले लोग बहुत ज़्यादा आपको मिलते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य की रोशनी जो है पूरा सीधा पड़ता है। कर्क एवं मकर रेखा के बाद उत्तरी गोलार्ध में जो है उत्तरी ध्रुववृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुववृत्त के बीच वाले क्षेत्र में तापमान क्या होता है, मध्यम होता है। ये भाग जो आप देख रहे हैं, जैसे ये भाग हो गया, ये भाग और ये भाग, यहाँ पर जो है तापमान मध्यम होता है, जबकि यहाँ पर का जो तापमान बहुत ही तेज होता है। यहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, जबकि यहाँ पर का भाग जो है सूर्य की किरणें क्षितिज मतलब टेढ़ा पड़ता है, तिरछा पड़ता है।
यहाँ जो है जाड़े में सर्दी पड़ती है तथा गर्मी का तापमान जो है अधिक रहता है गर्मी में। इसे जो है समशीतोष्ण कटिबंध कहते हैं और इसीलिए इसको जो है समशीतोष्ण कर्क रेखा के बीच के जो और रेखा जो है उसको क्या बोलते हैं, समशीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। दिन और रात की स्थितियाँ होती हैं परंतु सूर्य की किरणें कभी लंबवत नहीं पड़ती है। दिन रात होता है लेकिन सूर्य की किरणें लंबवत नहीं पड़ते हैं समशीतोष्ण कटिबंध में। अब आगे है एक है शीत शीतोष्ण कटिबंध, उसको देखेंगे। जो उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर जो है भारी ठंड पड़ती है। क्या होती है, सालों भर ठंड पड़ती है और इसीलिए इसको शीत जो है कटिबंध कहा जाता है। यहाँ 6 महीने का दिन और 6 महीने की रातें होती हैं। ये आपको चित्र दिखाया गया है कि ये 0 डिग्री है। उष्ण कटिबंध में कहाँ, उष्ण कटिबंध में सबसे ज़्यादा आपको गर्मी मिलती है। वहीं पर 10.5 डिग्री जो आपको दिख रहा है उष्ण समशीतोष्ण कटिबंध जहाँ पर दिन रात होते हैं, सीधा जो है सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है, जबकि उष्ण कटिबंध में सीधा सूर्य का प्रकाश पड़ता है। 23.5 डिग्री के बाद जो यहाँ पर समशीतोष्ण जो आपको मिल रहा है मकर और कर्क में, यहाँ पर दिन रात होती हैं, सूर्य की प्रकाश जो है तिरछा पड़ता है और गर्मी और ठंडी, जब गर्मी होती है तो ज़्यादा गर्मी, ठंडी होती है तो ज़्यादा ठंडी लगती है। और शीतोष्ण में और शीत में जो है दिन और रात जो है 6-6 महीने के होते हैं और यहाँ पर ज़्यादा ठंडी होती है, बर्फ़ जमे रहते हैं। इस प्रकार से आपका जो ये चैप्टर समाप्त होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर था, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से बार बार क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। हम जो है एक क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर, जो भी क्वेश्चन है इसके बारे में हम देखेंगे क्या क्या है और सही विकल्प चुनने की कोशिश भी हम करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी तय करने में सूर्य को कितना समय लगता है। आपने पढ़ा कि टोटल 4 मिनट लगते हैं। जैसे एक देशांतर है तो एक देशांतर को 360 देशांतर टोटल हैं, तो एक देशांतर को आप पार करेंगे तो मात्र 4 मिनट में इसको पार कर लेता है। एक देशांतर को दूसरे देशांतर में जो है सूर्य को कितना समय लगता है, तो 4 मिनट। दूसरा देखेंगे, सबसे अधिक गर्मी कहाँ पड़ती है। सबसे अधिक गर्मी आपको शीतोष्ण कटिबंध में पड़ता है, उष्ण कटिबंध में पड़ता है, शीत कटिबंध में पड़ता है, ध्रुव पर पड़ता है। तो अभी तुरंत आपने पढ़ा, बताएंगे तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, उष्ण कटिबंध में आपको सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, शीतोष्ण में कम, शीत में तो कम और उत्तरी ध्रुव में भी तो सबसे कम। आगे देखेंगे कर्क रेखा है, तो कर्क रेखा क्या है, तो कर्क रेखा ऊपर, कर्क रेखा ऊपर, मकर रेखा नीचे, उत्तरी अक्षांश जो होगा वो क्या होगा, 23.5 डिग्री कर्क रेखा का होगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पूरब जाने पर क्या होगा, जब हम पूरब जाएंगे, ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है जो 180 डिग्री है। अब हम पूरब चलते हैं तो यहाँ पर दिन रात में परिवर्तन होगा, एक दिन जो है घटा दी जाती है, एक दिन बढ़ा दी जाती है, दिन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आपने पढ़ा होगा जब यहाँ पर पूरब की चलते हैं और तो आपको दिन बढ़ा दी जाती है, यहाँ पर जब हम चलते हैं तो घटा दी जाती है। तो ऐसा आपको ऊपर पढ़ा होगा, पढ़े हैं हम कि एक दिन कैसे घटता और बढ़ता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि में जो है, जब हम पूरब जाते हैं तो घटता है, पश्चिम जाते हैं तो बढ़ता है, ये आपने पढ़ा है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो एक दिन में जो है परिवर्तन में एक दिन जो है पूरब अगर हम जा रहे हैं तो बढ़ा दी जाती है, जो दिन का है। अगर समय का देखेंगे तो समय में जो है 5.5 घंटा, अगर आप अभी भारत में हैं तो ग्रीनविच से 5.5 घंटा आप उससे आगे चल रहे हैं। अगर वहाँ पर अभी 5 बज रहा है तो यहाँ पर कितना बज रहा है, 10:30 बज रहा है। ये जो है आपको बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके जो है क्वेश्चन आपको बार बार आता है, बार बार आप इसको जो है गलत नहीं करेंगे, आप बार बार जो है इसको सही करेंगे। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन को हमने जो है यहाँ पर बताया। अगर यहाँ पर जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से जो है पूछ रहा है, तिथि रेखा अगर समय के बारे में पूछेगा तो ये बढ़ेगा, और जो है यहाँ पर तिथि पूछ रहा है तो ये घटेगा। आपको 1 मिनट के लिए हम ऊपर की ओर चलते हैं। बहुत ही क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब जो है यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर है कि आप जो है ये देखिए यहाँ पर जो है आपको दिखाया गया है, क्या है यहाँ पर देशांतर में जो है 180 में अंतर्राष्ट्रीय तिथि कहा जाता है 180 डिग्री को, और इसमें जब पश्चिम में अगर हम जा रहे हैं तो एक दिन बढ़ा दी जाती है, जब हम पूरब में जाते हैं तो एक दिन घटा दी जाती है। आपको हमने
जो है पूरा करके यहाँ पर बता दिया। आगे क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। जो क्वेश्चन आपका नंबर होगा खाली स्थान, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो है उसको क्या कहते हैं, तो उसको मकर रेखा कहते हैं। 180 देशांतर रेखा तिथि क्या कहलाता है, यहाँ पर अभी तुरंत आपने पढ़ा कौन सा तिथि कहलाता है, तो यह अंतर्राष्ट्रीय तिथि कहलाता है 180 देशांतर रेखा। पृथ्वी पर जो है कुल कितने ताप हैं, तो 3 ताप हैं, एक है उष्ण, एक है शीत, एक है जो है शीतोष्ण। तो ये आपने पढ़ लिया। अब हम जो है चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पृथ्वी पर कुल डैश देशांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो 380 देशांतर रेखाएं खींची जा सकती है। डैश रेखाओं की मदद के से जो है समय का ज्ञान होता है, तो देशांतर रेखाओं की मदद से आप समय का ज्ञान करते हैं। यहाँ पर है कम शब्दों में उत्तर देने के लिए करता है। पृथ्वी के नमूने ग्लोब हैं। पृथ्वी का नमूना किस आकृति का, गोल आकृति का। इसके जो है नमूने आकृति किन्हीं 2 अन्य वस्तुओं के नाम लिखे, जो सेब है, जो संतरा है, आप उसका ले सकते हैं। और जो है नींबू आप जो लेते हैं, पृथ्वी के जो हैं समांतर क्या होती हैं, तो वही जो है सेब लेते हैं, संतरा जो होता है ज़्यादातर आप रखेंगे याद। तो इस प्रकार आपका चैप्टर जो है समाप्त होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आपने इस जो है इसको पढ़ा, थोड़ा समय लगा लेकिन हमने समझ कर पढ़ा पृथ्वी और ग्लोब के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।